नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत की श्रृंखला में भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल यह पद जो शुरू होता है यह 1833 के दूसरे चार्टर एक्ट से, और इसी में प्रावधान किया गया था कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिए एक गवर्नर होगा। क्योंकि पहले से बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों में गवर्नर का पद चल रहा था, लेकिन इस बीच कई और क्षेत्र इसमें शामिल हो गए थे, तो एक बृहत पैमाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो चुका था और इतने बड़े क्षेत्र को संभालने के लिए एक प्रशासक की जरूरत थी। इसलिए दूसरे चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिए एक पद सृजित किया जाए जिसे गवर्नर जनरल के पद के नाम से जाना जाए, और यह संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिए हो, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो चलिए चलते हैं हम कि कौन कौन से गवर्नर जनरल भारत में बने और उनका क्रम क्या था। तो बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहला गवर्नर जो है वह विलियम बेंटिक है, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक है। फिर आते हैं चार्ल्स मैडकॉफ, जिनका 1835 से 36 ईस्वी तक है। फिर है ऑकलैंड, ये 1836 से 42 ईस्वी तक हैं। फिर है एलन बरो, 1842 से 44 ईस्वी तक। और फिर है हार्डिंग, 1844 से 1848 ईस्वी तक। और इसके बाद आते हैं डलहौजी, 1848 से 1856 ईस्वी तक। और अंत में आते हैं कैनिंग। और कैनिंग जो है, यदि देखा जाए तो अंतिम गवर्नर जनरल है, और पहला गवर्नर जनरल भारत का विलियम बेंटिक और अंतिम कैनिंग है। और इसी कैनिंग के शासनकाल में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का, या हम लोग पढ़ते आए हैं कि 1857 का सिपाही विद्रोह। तो ये कैनिंग के शासनकाल में ही होता है। और 1857 के जो गदर के रूप में हम लोग जानते हैं, या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं, इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विलियम बेंटिक के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा भी जाता है। तो इसके शासनकाल में जो है सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी में, जिसमें राजा राम मोहन राय का सहयोग काफी महत्वपूर्ण रहा, और उन्हीं के सहयोग से विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। यदि देखा जाए तो मराठों ने और मुगल सम्राट अकबर ने भी इस सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। उसके बाद जो है ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में होता है। शासनकाल विलियम बेंटिक का रहता है, और ठगी प्रथा का जो अंत किया गया वह कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में, यानी कि देखा जाए तो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और वह व्यक्ति जिसने इस कार्य को सुचारू रूप से संपादित किया वो थे कर्नल स्लीमैन। उसके बाद जो है शिशु बालिका की हत्या पर रोक। तो शिशु बालिका की हत्या पर रोक जो है, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम विलियम बेंटिक का रहा, खास करके समाज सुधार या समाज में जो कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए। और इसके शासनकाल में ही चिकित्सा जगत में एक अनूठा प्रयोग किया गया, और जो हम लोग देखते हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति, उसमें मील का पत्थर साबित होता है जब इन्होंने कलकत्ते में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और कानून का भी वर्गीकरण यदि देखा जाए तो विलियम बेंटिक के ही शासनकाल में होता है, और जिसके कर्ता धर्ता या
नेतृत्वकर्ता यदि कह लें तो वो थे लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड मेकाले का एक और योगदान जो है भारतीय इतिहास में रहा है वह है पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, या इसको दूसरे अर्थों में यदि हम कह लें तो पाश्चात्य शिक्षा का जनक जो है वह लॉर्ड मेकाले है और वह शासनकाल था विलियम बेंटिक का। तो ये घटनाएं जो है विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि विलियम बेंटिक के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, शिशु बालिका की हत्या पर रोक, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कानून का वर्गीकरण, अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत। और इस अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ने भारत में एक नए वर्ग को शुरू किया जो भारतीय समाज या भारतीय नागरिक या भारतीय जनता और अंग्रेजी हुकूमत जो थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करने वाला वर्ग पैदा हुआ जो अंग्रेजों के प्रति वफादार था। उसके बाद आते हैं चार्ल्स मेडकॉफ, और इसके शासनकाल में सबसे बड़ी घटना जो घटित होती है वह है प्रेस की आजादी। तो प्रेस की आजादी जो है चार्ल्स मेडकॉफ के शासनकाल में होती है, इसलिए चार्ल्स मेडकॉफ को जो है प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और बार बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है। फिर आता है ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है इसके शासनकाल में जो है जीटी रोड की मरम्मत होती है। वही जीटी रोड जिसकी शुरुआत या जिसको बनाने का श्रेय जो है शेरशाह सूरी को जाता है। फिर आते हैं एलनबरो के पास, और एलनबरो के पास जो है या इसके शासनकाल में यदि देखें तो दास प्रथा की समाप्ति होती है। इसके पहले आपने देखा होगा कि दास प्रथा के व्यापार पर प्रतिबंध लगता है, ना कि दास प्रथा पर रोक। और एलनबरो के शासनकाल में क्या होता है कि दास प्रथा की समाप्ति कर दी जाती है। और फिर जो है लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या होता है कि जनजातीय इलाकों में या आदिवासी इलाकों में जो एक कुरीति चल रही थी, और अभी भी वर्तमान समय में भी कई जगहों पर जो है ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। और उसी क्रम में देखें तो वह जो है नरबली प्रथा पर रोक, और नरबली प्रथा पर जो रोक लगाया वह थे लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी जो दोनों पक्षों के रूप में है। इनके जो है फायदे भी हैं और इनके नुकसान भी हैं। इन्होंने भारतीय समाज के लिए, भारतीयों के लिए कुछ काम किए जो ऐतिहासिक रूप से जो है मील का पत्थर साबित हुआ, और इन्होंने ऐसे भी कार्य किए जो भारतीयों के विरोध में था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव को रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो चलिए हम लोग चलते हैं डलहौजी के पास, और इसी डलहौजी के कार्यों के कारण जो है 1857 का विद्रोह हुआ था, या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो चलिए हम लोग जो है डलहौजी के बारे में जानते हैं कि इसके शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए जो काफी महत्वपूर्ण थे। डलहौजी, तो डलहौजी का जो शासनकाल है वह 1848 से 1856 तक है, और डलहौजी का शासनकाल काफी महत्वपूर्ण रहा है। और डलहौजी के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने एक पॉलिसी लाई थी, एक नीति अपनाया जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत का सिद्धांत या नीति, और दूसरे शब्दों में कहें तो हड़प नीति। इसकी शुरुआत या इसका जन्मदाता कौन, तो डलहौजी। और चूंकि डलहौजी एक अंग्रेज था तो निश्चित रूप से वह अंग्रेजों के पक्ष
में ही रहेगा और अंग्रेजों की बात ही करेगा और अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करेगा। और इसी के चलते डलहौजी ने इस नीति को अपनाया और इस नीति का शिकार होने वाला जो पहला भारत का प्रांत था या राज्य था वह था सतारा। और यह जो है 1848 में जो है सतारा इस नीति का शिकार हुआ और इसके बाद धीरे धीरे कई राज्य इसके शिकार होते चले गए। और यदि देखा जाए तो इस नीति के तहत कुव्यवस्था का आरोप लगाया जाता था या फिर उत्तराधिकार का न होना भी था। तो इस कड़ी में यदि हम देखें तो 1856 ईस्वी में जो है अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था, यानी कि अवध को 1856 ईस्वी में, और यह जो मिलाया गया था अवध को, यह कुशासन के आधार पर मिलाया गया था, यानी कि आप ठीक ढंग से शासन व्यवस्था नहीं चला रहे हैं इसलिए। और यह तो भारत की बात हुई। भारत के अलावा भी जो भारतीय क्षेत्र से दूर थे वो भी डलहौजी की नीति से बच नहीं सके और बर्मा और सिक्किम इसके जो है शिकार हुए। तो 1850 और 1852 की बात है जब सिक्किम और बर्मा भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं तो डलहौजी के जो कुछ अच्छे कार्य थे जिसने आधुनिक भारत की नींव को रखने में मदद की, उसमें से रेल, डाक, तार, ये मुख्य रूप से इनकी उपलब्धि मानी जाए भारतीय क्षेत्र में भारतीयों के लिए। और इसी क्रम में जो है मुंबई और थाने के बीच में रेल सेवा की शुरुआत होती है 1853 में, और वह दिन था 16 अप्रैल का। उसके बाद आज जो हम लोग नौकरियों के लिए परीक्षा देते हैं, इस तरह की जो परीक्षाएं शुरू की गई वह इसी डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भारत में जो हुई वह डलहौजी के शासनकाल में हुई। लेकिन एक बात यह जान लीजिए कि विश्व में प्रतियोगिता परीक्षाओं की यदि शुरुआत की बात होगी तो वह चीन की होगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इससे लाभ उठाएं। तो चलिए आगे चलते हैं कि डलहौजी के शासनकाल में ही जो है कलकत्ता और आगरा के बीच जो तार सेवा शुरू की गई वह बिजली द्वारा संचालित थी, यानी कि तार की भी जो समस्या थी वह भी सुचारू रूप से चलने लगी। और देखें तो इसने जो है राजधानी भी बनाई। पहले जो कलकत्ता में राजधानी थी वर्ष भर रहता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, वह भी शिमला में। और उसके बाद देखें तो शिमला में और भी बात है, और मेरठ में। तो मेरठ में इन्होंने क्या किया कि जो कलकत्ते में तोपखाने का मुख्यालय था उसको वहां से हटा करके मेरठ ले आए, और
सेना का जो मुख्यालय था उसको उन्होंने शिमला में स्थापित कर दिया। तो सेना का मुख्यालय डलहौजी ने शिमला में और तोपखाने का मुख्यालय जो है वह मेरठ में स्थापित कर दिया। यदि शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो आज जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए एक कमेटी गठित की और भारत में जो है वुड डिस्पैच जो है इसका संबंध विश्वविद्यालय से है और विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी वुड डिस्पैच के द्वारा होता है। और भारत में पहली बार 3 विश्वविद्यालय, जो उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी बड़े स्तर की, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, तो इन 3 जगहों पर जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1854 में। उसके बाद देखिए कि एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है और इस पोस्ट ऑफिस एक्ट में जो है, जो हम लोग अभी वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था देखते हैं, इसकी भी शुरुआत जो है इसी डलहौजी ने की। और भारत में डाक टिकटों का प्रचलन भी शुरू हुआ और वह था 1854 में जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आता है और डाक टिकट की शुरुआत भी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डलहौजी के शासन काल में जो मुख्य बातें हैं उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लें तो मुंबई थाने के बीच जो है रेल सेवा की शुरुआत हुई, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई, कलकत्ता आगरा के बीच बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत हुई, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, वुड डिस्पैच आया जिसके तहत जो है 3 जगहों पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो है विश्वविद्यालय खोले गए और पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 में और डाक टिकटों की शुरुआत हुई। हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डलहौजी की थी और इसके तहत जो है पहला शिकार जो हुआ वह सतारा था 1848 में। उसके बाद यदि हम देखें तो 1856 में अवध को भी जो है इसका शिकार होना पड़ा कुशासन के आधार पर। उस समय वाजिद अली शाह जो है वहाँ के शासक थे और भारत ही नहीं बल्कि भारतीय क्षेत्र के बाहर जैसे बर्मा और सिक्किम का भी विलय जो है भारतीय क्षेत्र में कर लिया गया और इन्होंने अपनी राजधानी जो है एक ग्रीष्मकाल के लिए बनाई, वह शिमला में थी और शिमला में ही सेना का मुख्यालय भी बनाया इन्होंने और तोपखाने का मुख्यालय जो है कलकत्ता से उठा करके मेरठ में ले आए। लेकिन इसमें से जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह जो है हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत नीति जो है यह एक ऐसा कील साबित हुआ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो भारत में इसकी जड़ें ही नहीं खोदी बल्कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खात्मे की रूपरेखा तैयार कर दी थी। हालांकि डलहौजी ने यह कार्य करके अपना काम तमाम कर लिया और भारत से चले गए, लेकिन इसके बाद जो आते हैं केनिंग, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल साबित होते हैं और जो कार्य डलहौजी ने किया था उसका परिणाम केनिंग के काल में बृहत पैमाने पर जो है विरोध के रूप में उभरा और जिसे हम 1857 के रूप में देखते हैं, जहां सिपाही विद्रोह होता है। सिपाहियों ने विद्रोह किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, या यदि हम देखें तो इसे भारतीय इतिहास में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।